हेलो बच्चा लोग। आज बहुत खुश होंगे आप। क्यों? ऑब्वियसली खुश तो बहुत होंगे क्योंकि आज हम रिवीजन लेने वाले हैं क्विकली जो हम लोगों ने चैप्टर वन पढ़ा हुआ है। अब जो चैप्टर वन है आपके ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का, एक्चुअली उसको मैंने हमारे लिए डिवाइड किया हुआ है चैप्टर वन ए एंड वन बी के अंदर। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, द रीज़न इज़ वेरी ऑब्वियस कि चैप्टर वन एंड वन बी के पीछे कारण यही है क्योंकि चैप्टर वन में एक्चुअली वन ए के अंदर हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं और हम ये समझते हैं कि आखिर पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह बनाया जाता है। और जब मैं चैप्टर वन बी की बात करता हूँ, दैट इज अ मेन चैप्टर, दैट इज preparation of financial statements, that is final accounts of a partnership concern. So chapter 1A deals with basically the theoretical part जहाँ पे आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स पढ़ने हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या बोला गया है, किस तरीके से उसके रूल्स बनाए गए हैं और उस रूल्स को फॉलो करके अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी। दैट इज व्हाट इज वी नीड टू कवर इन चैप्टर 1A। एक बार आपको बेसिक समझ में आ जाता है कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है और पार्टनरशिप टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का अकाउंटिंग किस तरीके से होगा, जब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती ऑब्वियसली आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि जो वन बी पार्ट है दैट डील्स विथ फाइनल अकाउंट्स। एज आई ऑलवेज सेज कि आपके 11th स्टैंडर्ड का जो फाइनल अकाउंट्स था वही 12th स्टैंडर्ड का सेम फाइनल अकाउंट से कोई बदलाव नहीं। फाइनल अकाउंट्स बदल ही नहीं सकता। फंडास, बेसिक लॉजिक फाइनल अकाउंट्स के वही थे, वही है, वही रहेंगे। उसमें बदलाव आने के चांसेस ना के बराबर है। बाच आपने स्टैंडर्ड 11 में सोल ट्रेडर का पढ़ा था, अब पार्टनरशिप का पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर वन है, अगर आपको एक बार आ जाता है तो आपको वो सिर्फ ट्रांजिशन चैप्टर है जो आपको सिर्फ मेन ये चीज़ पे फोकस दिलवाएगा कि चैप्टर जो आपने फाइनल अकाउंट चैप्टर जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था उसमें और अब इस साल में क्या फ़र्क है। तो जो फ़र्क है, फ़र्क को जो डिफरेंस है वही आपका चैप्टर वन है। अगर आपको चैप्टर वन आता है और आपका 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट स्ट्रॉन्ग था, फ्रैंकली बोलो आपको चैप्टर वन भी आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जब मैं चैप्टर की बात करता हूँ तो अब हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो समझते हैं। आज हम क्विक रिवीजन लेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा और किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। आपको अब एक चीज़ सबसे पहले बेसिक चीज़ अगर याद होगी तो वो समझनी थी कि जब आप किसी पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो आपका पहला अकाउंट जैसा आज तक आपने बचपन से बनाया था, फर्स्ट अकाउंट विल बी ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट, आई एम नॉट डिनाइंग इट। सेकंड अकाउंट विल बी ट्रेडिंग अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट होगा? दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट थर्ड अकाउंट बोल रहा हूँ मैं, एक होगा कैपिटल अकाउंट। बट बच्चा जानता है कौन सा कैपिटल होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेगा। एंड लास्ट स्टेज पे जो हम बनाएंगे दैट विल बी माय बैलेंस शीट। सो अगर आप पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट्स बनाने जाते हो तो आपको पता होगा कि ये नई अलग अलग सी चीज़ें हैं जो आपको बनानी पड़ती हैं, जो प्रिपेयर करनी पड़ती हैं फाइनल अकाउंट्स के अंदर इन पार्टनरशिप फर्म। अब मैं पूरा फाइनल अकाउंट्स नहीं पढ़ने वाला हूँ। मेरा यहाँ पर का जो प्राइमरी डिस्कशन है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट अ बेसिक थिंग, दैट इज कैपिटल अकाउंट। अब आपको समझना है जो आप कैपिटल अकाउंट इस बार बनाने वाले हो दैट इज नथिंग बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेसिकली आपको पता होना चाहिए एक बेसिक चीज़ कि कैपिटल अकाउंट एक ओनर का अकाउंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप आपके बुक्स में सुने, जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी का अकाउंट बनाते हो, जैसे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में राम अकाउंट बनाया, श्याम अकाउंट बनाया, आपका अमर अकाउंट बनाया, तो अगर आपने किसी का एक नाम का अकाउंट बनाते हो तो आप उसके अंदर क्या करते हो? बेसिकली जो भी आप अकाउंट बनाते हो उसके अंदर बेसिकली क्या करते हो आप लोग उस अकाउंट के अंदर उस पर्सन के बारे में या उससे होने वाले सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो। तो अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे दूँ, जब आप किसी पर्सन का अकाउंट बनाते हो, राइट, जिसको आप पर्सनल अकाउंट बोल रहे हो, बट मैं उसमें स्पेसिफिक किसी नेचुरल पर्सन की 2 मिनट बात करूँ, किसी पर्सन का अकाउंट बनाते हो तो उस अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट में क्या लिखा जाता है कि उस पर्सन ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या ट्रांजैक्शंस किए हैं। उस पर्सन ने जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रांजैक्शंस किए रहेंगे वो ट्रांजैक्शंस यहाँ पे डेबिट्स एंड क्रेडिट्स में लिखे जाते हैं जब आप किसी इंसान का अकाउंट बनाते हो। तो आपको बेसिक फंडा समझना चाहिए कि हम जब अकाउंट्स में बात करते हैं तो हम सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता यहाँ पर, जैसे उधर अपने OCSP में पढ़ा रहेगा, यहाँ पर सेपरेट एंटिटी रहता है।
वहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी जो लॉ बोलता है कि ये कंपनी अलग है और शेयर होल्डर अलग है, वो सब मैं बात नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं मेरे अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। मेरा अकाउंट सब्जेक्ट कहता है कि भाई हर ऑर्गेनाइजेशन, भले वो सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो, फाइनेंस, आपके जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इवन सोल ट्रेडर क्यों ना हो, हम अकाउंट्स में हर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जब भी अकाउंटिंग करेंगे, मैं यहाँ पे जो भी रूल्स डिस्कस करूंगा, जो भी प्रिंसिपल्स डिस्कस करूंगा, दे आर गोइंग टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली माई सब्जेक्ट, दैट इज अकाउंटेंसी। तो बेटा अकाउंट्स के अंदर क्या बोल रहे हो, सुनना मुन्ना, अकाउंट्स के अंदर कहा जाता है कि आपका सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो, जो भी हो, बिजनेस और बिजनेसमैन, इसमें एक सेपरेट एंटिटी, बिजनेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेसमैन मतलब ओनर विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी। यहाँ पे हम सेपरेट लीगल एंटिटी वर्ड नहीं यूज करते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं सेपरेट एंटिटी, ओनर अलग है और उसका बिजनेस अलग है, और अकाउंटिंग जो की जाती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। तो अब यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारे लिए कौन है, पार्टनरशिप नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, और ये पार्टनरशिप किसका अकाउंट बनाने जा रही है, एक पर्सन का। बट अब वो पर्सन कौन है, अब वो पर्सन ओनर है, ओनर। तो उस ओनर का जो अकाउंट होता है, जिसमें क्या लिखा जाएगा, डेबिट एंड क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा, ओनर के साथ किए जाने वाले ट्रांजैक्शन। मतलब यहाँ पर एक्सक्लूसिवली कौन सी बातें आएंगी, घर की बातें आएंगी, आपस की बातें आएंगी, दरवाजे के अंदर की बातें आएंगी। अरे गलत मत समझो, यस, घर के दरवाजे की बात कर रहा हूँ। तो दरवाजे के अंदर की बातें होंगी यहाँ पर, एकदम पर्सनल, यस, समथिंग वेरी आपस की बातें, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, आप जब बात कर रहे हो तो अब हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। किसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, ओनर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ओनर और किसके बीच में होने वाले ट्रांजैक्शन, पार्टनरशिप फर्म के बीच में होने वाले ट्रांजैक्शन, दैट इज बिजनेस के बीच के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे, जिसको लिखा जाता है कौन से अकाउंट के अंदर, उस अकाउंट का नाम होता है बेटा कैपिटल अकाउंट। क्या इधर तक पहला चीज समझो, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। अब होगा क्या, यहाँ पर हमारे मालिक कई सारे हैं इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, पार्टनरशिप में मालिक कई सारे होते हैं। मालिक कई सारे होते हैं मतलब क्या, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर ओनर मल्टीपल से, ओनर मल्टीपल है मतलब क्या, अगर 3 जन पार्टनर है, अमर, अकबर, एंथनी, ये 3 अगर हमारे पार्टनर हैं, तो आपको लगता है कि तीनों के ट्रांजैक्शंस होंगे बिजनेस के साथ। तो अमर का भी कैपिटल अकाउंट बनना चाहिए, जिसमें आप अमर ने बिजनेस के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शन किए वो रिकॉर्ड होगा। वैसे आपको लगता है अकबर का भी कैपिटल अकाउंट बनना चाहिए, अकबर्स कैपिटल अकाउंट भी बनना चाहिए, और फिर हमारे एंथनी भाई साहब का भी तो कैपिटल अकाउंट बनना चाहिए। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली बोलूँ मैं, प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ तो आपने हर एक के, तीनों के अपने अपने अकाउंट बनाने चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है, ये होना चाहिए। बट फिर एकेडमिकली आपको अकाउंट बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ फाइनल अकाउंट्स में आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, फाइनल अकाउंट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट जो, हाँ वही जो कभी कभी टैली नहीं होती है, यस, वही भी बनानी है। तो उसके बीच में ये जो नया तूने मारी एंट्री वाला केस है कि भाई हमारे पिक्चर में एंट्री किसने मारी, फटा पोस्टर निकला, कौन, कैपिटल अकाउंट निकला अपने यहाँ पर। तो कौन निकल कर आया अचानक बीच में से, कैपिटल अकाउंट। तो अब मुद्दा ये है, प्रॉब्लम ये है कि कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और सो 3 पार्टनर है तो 3 कैपिटल अकाउंट, 4 पार्टनर तो 4, 15 पार्टनर तो 15 कैपिटल अकाउंट। ओ माय गॉड, इतनी सारे प्रॉब्लम्स। तो आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए उन्होंने कहा कि रो मत बेटा, रो मत, नौटंकी बंद कर, ड्रामा बंद कर, हम तेरे को एक शॉर्टकट देते। क्या देते हम देखो, एक शॉर्टकट। क्या शॉर्टकट है अपना, अब तो तीनों के अलग अलग बनाने के बजाय एक ही बड़ा सा कैपिटल अकाउंट बना, जिसका नाम दे दे ऊपर अमर कैपिटल नहीं, अकबर कैपिटल नहीं, एंथनी कैपिटल नहीं, एक ही नाम दे दे मुन्ना, सीधा साधा पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर दे, पर्टिकुलर्स लिख, और पर्टिकुलर्स का कॉलम बना ले, अमर का कॉलम, अकबर का कॉलम और एंथनी के से 3 अमाउंट्स के कॉलम बना ले सीधा एक ही बार का। जा बेटा, तू भी क्या याद करेगा, जी ले तेरी जिंदगी सिमरन जैसे। यस, यहाँ पे समझ तू भाई, अमर है तो अमर का भी और अकबर का भी और एंथनी का भी, तीनों के कैपिटल अकाउंट एक ही अकाउंट के अंदर 3 कॉलम बना के निपटा ले। इस तरीके का शॉर्टकट हमें परमिट किया गया है।
तो इधर तक का हमारा डिस्कशन कहाँ तक पहुंचा, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स किस तरीके से बनता है। अब जो मेन आप लोगों को समझना है फाइनल अकाउंट्स किस तरीके से बनता है, समझने का तो आपको समझता है एंट्री किसने मारी अचानक हमारे पिक्चर में, सरप्राइज देने कौन आया, कैपिटल अकाउंट। तो पहले अपने को इसके साथ जान पहचान बढ़ाना पड़ेगा। 11th स्टैंडर्ड में कैपिटल अकाउंट बनाते नहीं थे, बट कैपिटल अकाउंट में जो हम इफेक्ट ले लेते हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर, अगर आपको याद होगा बैलेंस शीट में अंदर आप ऐड लेस ख के इफेक्ट ले लेते थे। तो भले आप उधर बैलेंस शीट, अगर आप आपको याद होगा, आपको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आप इनर में कैपिटल में एडलेस करके मैनेज कर लेते थे। तो 11th स्टैंडर्ड में जब आप सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट्स बनाते थे तब भले आप कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते थे, बट बात अकाउंट की नहीं है, बात उस टेबल की नहीं है। उस अकाउंट के अंदर जो चीज़ें लिखनी है, जो इफेक्ट्स लेने हैं, वो इफेक्ट्स आपने 11th में भी लिए हैं, बट अलग तरीके से लिए हुए हैं, अलग प्रेजेंटेशन में लिए गए। आपने उनको उस नज़रिए से नहीं देखा था, बट आपको पता नहीं, आपने ऑलरेडी इफेक्ट ले लिए हैं वहाँ पर। कुछ समझ में आ रहा है क्या? बढ़ूं पक्का मैं आगे? श्योर। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर बेसिक कैपिटल अकाउंट। तो आपको पहले कैपिटल अकाउंट समझना पड़ेगा। अभी कैपिटल अकाउंट समझने से पहले हमने ये समझा कि आखिर कैपिटल अकाउंट में हम लिखते क्या है। तो कैपिटल अकाउंट में हम किसके बीच के ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं, बिजनेस और ओनर के आपस के ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं। जैसे अगर मैं कभी राम अकाउंट बनाऊँ, साहिल अकाउंट बनाऊँ, तो उसके अंदर मैं क्या करूँगा, उनका और मेरे बीच के ट्रांजेक्शन्स लिखूंगा कहीं पर। तो मेरे मतलब बिजनेस और राम के साथ होने वाले ट्रांजेक्शन, बिजनेस और साहिल के साथ होने वाले ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन आप उस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। तो अब जब मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में किसके ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे, वही बिजनेस और कैपिटल। कैपिटल अकाउंट मतलब किसका होता है, ओनर का अकाउंट। पार्टनरशिप में मल्टीपल ओनर्स हैं, तो मल्टीपल अकाउंट बनाने की बजाय एक ही कॉमन अकाउंट बना के अलाउड हमें कर दिया है एकेडमिकली। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में हर पार्टनर का अलग अलग कैपिटल बनाना पड़ता है। क्या इधर तक आप लोगों को फंडा क्लियर है, एकदम क्लियर है? श्योर। बढ़ूं मैं आगे, चले। अब पार्टनर्स कैपिटल हो जाने के बाद अपन क्या करते हैं, फटाक से आते हैं। अब हम समझते हैं कैपिटल अकाउंट में लिखा क्या क्या जाता है, मतलब डेबिट्स एंड क्रेडिट्स में आखिर हमें लिखना क्या है। तो अब कैपिटल अकाउंट में समझे, डेबिट क्रेडिट में बेसिकली आपको क्या नोट डाउन करना है। तो जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे सबसे पहले शुरुआत होगी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड से, क्योंकि क्रेडिट साइड में आप लिखते हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर आपको समझ होगी तो ये डिनोट करता है आपका ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पर अगर ऑब्वियसली अगर ये गोइंग बिजनेस है, रनिंग बिजनेस है, बिजनेस ये साल पहला साल नहीं है, तो साल के शुरुआत में ऑलरेडी पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बन के दिखेगा, इजंट इट सो। तो आपके क्रेडिट साइड में आपको ओपनिंग बैलेंस दिख गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनकेस अगर आपका बिजनेस अभी न्यूली स्टार्टेड ही आपका पहला साल है, तो आपको यहाँ पर बाय कैश या बाय बैंक या बाय असेट दिखेगा। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आपको पता होगा जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते थे, आपकी ज़िंदगी की पहली एंट्री याद होगी मुन्ना, तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते थे तो आप कैश लेकर आते थे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो कैश लाने की एंट्री क्या होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वही मैं कैपिटल को क्रेडिट कर रहा हूँ और कैश को डेबिट करूँगा। आप बैंक अकाउंट में भी पैसे डायरेक्टली डिपॉजिट करके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। ये टाइम पे भी आप लोगों का बैंक अकाउंट डेबिट और कैपिटल क्रेडिट होगा, तो कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैंक आ गया। ऐसा भी हो सकता है मुन्ना कि आपने ऐसा बोला कि मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, बट बिजनेस स्टार्ट करते वक्त मैं कोई असेट लाऊंगा, मे बी भाई मैं फर्नीचर लेकर आ रहा हूँ, मे बी मैं घर पे पड़ा हुआ कंप्यूटर बिजनेस में लेकर आ गया हूँ, तो तू कोई तो असेट बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहा है। तो जब तू ऐसे बोलता है कि तू असेट इंट्रोड्यूस करेगा, तो अगर समझ तू फर्नीचर लेकर आए, कंप्यूटर लेकर आए, तो फर्नीचर कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है, इसलिए कैपिटल के क्रेडिट में बाय असेट आ गया। सो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो बिजनेस पहले से रनिंग बिजनेस था, गोइंग बिजनेस था, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरू होगा। अगर बिजनेस आज पहली बार शुरू है तो बाय कैश से शुरू होगा। ये होने के बाद कैपिटल अकाउंट में और क्या क्या आ सकता है, तो आपके क्रेडिट में आप लिख सकते हो बाय कैश, बैंक या असेट। नॉर्मली असेट तक नहीं जाएंगे, कैश और बैंक आएगा। ये कब आता है, जब आप आपके बिजनेस में क्या लेकर आते हो, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल एक ऐसा फिनोमिनन है जो फ्रीक्वेंटली ऑकर नहीं होता। अब बार बार एडिशनल कैपिटल नॉर्मली नहीं आता है, पहली बार लेकर आते हो बिजनेस में वही कैपिटल। फिर भी इनकेस अगर इसी साल में आपने एडिशनल कैपिटल लाया होगा तो वहाँ पे लिखा जाए। अब फ्रैंकली बोलो, ये कैपिटल अकाउंट जो मैं बना रहा हूँ आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूँ, ये पूरे 1 ईयर का बनाया जा रहा है। तो अगर से फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल ईयर 1920 की, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात करता हूँ, तो ये जो बैलेंस था, ये जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन था, ये 1 अप्रैल 19 का रहा होगा। कुछ समझ में आ रहा है? फिर ये बाय कैश बैंक ड्यूरिंग द ईयर, ये पूरे 19-20 की बात कर रहा हूँ मैं। ये कैश बैंक जो भी लिखा है पूरे साल भर में होने वाला ट्रांजैक्शन है, ये समझ में आता है। फिर आपको पता है
आप लालची इंसान हो, मैं क्रोनोलॉजिकली डिस्कस कर रहा हूँ, आप लालची इंसान हो, आप बोलोगे मेरे घर पे रोजी रोटी इस पार्टनरशिप फॉर्म से ही चलता है, भाई मैं पापी पेट में कैसे पालूंगा, तो मुझे पैसे चाहिए घर पे पर्सनल खर्चे करने के लिए। आपको तो आप पर्सनल खर्चे के लिए जब पैसे लेके जाते हो तो कौन सा अकाउंट यूज़ करते थे? ड्राइंग्स किससे एडजस्ट होता है? कैपिटल में से। तो आपको पता होगा ड्राइंग्स आपके डेबिट में आएगा। इसको आप 11th स्टैंडर्ड से अगर रिलेट करने की कोशिश करो तो आप समझ पाओगे कि 11th स्टैंडर्ड में आप कैपिटल में से ड्राइंग माइनस करते थे, अगर आपको याद होगा। तो क्रेडिट में आपने जो लिखा है वो कैपिटल है, डेबिट में ड्राइंग्स लिखा है। आप समझ पा रहे हो, एक अमाउंट क्रेडिट में दूसरी डेबिट में है, दोनों अपोजिट साइड पे, तो अल्टीमेटली आपस में से माइनस ही होने वाले हैं जब आप बैलेंसिंग करेंगे। तो आपका ड्राइंग्स आ गया डेबिट के अंदर। अभी ड्राइंग्स अलग अलग तरीके से भी हो सकता है। आप कैश के तौर से ड्राइंग कर सकते हो, बैंक में से पैसे निकाल सकते हो, आप कोई असेट लेके जा सकते हो, इवन आप चाहो तो आपके गुड्स भी लेके जा सकते हो पर्सनल यूज़ के लिए। जो भी प्रकार का आपने ड्राइंग्स किया रहेगा साल भर के अंदर, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये अमाउंट जो आई होगी ये पूरे फाइनेंशियल ईयर 1920 में पूरे के पूरे साल भर में होने वाली ड्राइंग्स है यहाँ पर, तो ये लिख दी। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन ये उस दिन का था, बैलेंस हमेशा एक दिन का होता है, तो फर्स्ट डे का बैलेंस था। यहाँ पे जो कैश बैंक लिखा तूने ये एडिशनल कैपिटल पूरे साल भर में जब कभी लाया रहेगा। ड्राइंग्स डेबिट किया तो साल भर में जब कभी ड्राइंग्स किया रहेगा। ये क्लियर है क्या? फिर एक कॉन्सेप्ट आता है, पार्टनर्स को हम क्या दे सकते हैं? पार्टनर्स को हम लोग उनके क्या करते हैं बेटा, अच्छे पार्टनर को हम बोलते हैं शाबाश पार्टनर, और हम उनको काफ़ी बार क्या देते हैं, काफ़ी अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स दे सकते हैं हम पार्टनर्स को। जैसे एक बेनिफिट होता है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ये रहता है ये पार्टनर्स को दिया जाता है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड के अंदर। ये उसके कैपिटल के क्रेडिट में लिखा जाता है, राइट? पक्का। नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपके कैपिटल पे मिलता है। इसके सबके लीगल रूल्स में मैं बाद में आता हूँ, लीगल रूल्स भी रिवाइज करूँगा, बट फिलहाल मैं उल्टा जा रहा हूँ। पहले मैं एंड बता दे रहा हूँ, फिर बीच का प्रोसेस बात करेंगे। फिर पार्टनर्स को क्या मिल सकता है? सैलरी या कमीशन मिल सकता है उसके काम करने के लिए, राइट? तो ये दो तीन चीज़ें उसको पार्टनर्स को मिल सकती हैं कहीं ना कहीं पर। तो ये जो अमाउंट है ये अमाउंट हमेशा कैलकुलेट की जाती है, लास्ट डे पे। अब मेरे एग्जांपल में मैंने ईयर 1920 लिया है तो ये आखिरी दिन पे होगा। अगर आप समझ पा रहे हो तो पहले ओपनिंग बैलेंस साल के फर्स्ट डे में होगा। एडिशनल कैपिटल अगर लाया रहेगा तो पूरे साल भर में जब एक बार दो बार अगर लाया होगा तो भी वो पूरे साल भर की अमाउंट आ जाएगी। डेबिट में जो आप ड्राइंग्स लिखोगे ये भी आपके पूरे साल भर की अमाउंट्स आ जाएंगी। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कमीशन ये पार्टनर के नाम पे जब आज लिखा जा रहा है, आज पार्टनर के नाम पे ड्यू किया जाएगा, तो इसकी डेट क्या होती है? हमेशा साल की लास्ट डेट। वैसे ही क्या हो सकता है, पार्टनर को पेनल्टी लगाई जा सकती है फॉर मेकिंग ड्राइंग्स। तो उसको पेनल्टी कैसे लगाई जाती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरीके की पेनल्टी है जो पार्टनर को पे करनी पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली पार्टनर इज सपोज टू मेक ड्राइंग्स ऑन लास्ट डे ऑफ द ईयर, बट अगर वो साल भर में कभी भी बीच में ड्राइंग कर ले रहा है जबकि सही डेट उसकी आखिरी दिन होनी चाहिए साल की, तो इसलिए उसको उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? अलग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे चार्ज होगा। आपको जानकर खुशी होगी ये भी कब कैलकुलेट किया जाता है? आखिरी दिन पे, दैट इज 31 मार्च 20 को ये अमाउंट कैलकुलेट की जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हो कि आपने क्या किया रहेगा। ये सब दे देने के बाद अभी इन सब के P&L में इफेक्ट जाते हैं। अब जो मैं यहाँ पर आखिरी में जो 31 मार्च वाली जितनी भी मैंने अमाउंट्स लिखी हैं, ये सारे अमाउंट्स का सेकेंड इफेक्ट कहीं ना कहीं P&L में जाएगा। इन सब का सेकेंड इफेक्ट कहीं ना कहीं P&L में जाएगा। ये जितनी भी अमाउंट्स मैंने अभी यहाँ पर 31 मार्च वाली मेंशन किए, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन वगैरह वगैरह। कैसे? तो यहाँ पे आपको समझाता हूँ। समझिए अगर आपने आपका P&L अकाउंट बनाया रहेगा, समझिए आपने आपका P&L अकाउंट बनाया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या हाल होगा? कैसे दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? यहाँ पे आप ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हो, यहाँ पर क्रेडिट में आप बहुत सारी आपकी इनडायरेक्ट इनकम्स मेंशन करते हो, फिर आप डेबिट में बहुत सारे आपके इनडायरेक्ट खर्चे मेंशन करते हो। तो जैसे आप नॉर्मल करते रहोगे, बट अब इस बार कुछ खास आइटम्स नई ऐड होंगी जो आज से पहले फाइनल अकाउंट्स में आपने कभी नहीं देखी थी। क्या वो नई आइटम है? एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आप पार्टनर को देते हो। आप मतलब हमारा बिजनेस मतलब पार्टनरशिप फर्म किसको पे करता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को। बट ये एंट्री पे करने की नहीं,
अच्छे से समझना, ये एंट्री खर्चा अक्रू करने की है, खर्चा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ड्यू करने की है कहीं ना कहीं। तो आप P&L को डेबिट करोगे, जो बाकी के आपके नॉर्मल इनडायरेक्ट खर्चे रहे होंगे उसके साथ आपके जो बाकी के नॉर्मल इनडायरेक्ट खर्चे रहे होंगे, दैट इज सैलरी देना किसको, एम्प्लॉयज़ को, एडवर्टीजमेंट, जितने भी आप अपने आज तक देखे रहेंगे वो सारे P&L को डेबिट होंगे। अलग से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी टू पार्टनर या कमीशन टू पार्टनर, ये अलग से आपके P&L को डेबिट होने वाले खर्चे जो आज से पहले नहीं थे। ऊपर सैलरी आई होगी बट वो सैलरी एम्प्लॉयज़ को होगी। ऊपर इनडायरेक्ट खर्चे में आपके कमीशन भी आए रहेंगे बट वो ऑब्वियसली किसी थर्ड पार्टी को रहेंगे। इस बार हम सैलरी एंड कमीशन किसको दे रहे हैं, किसी बाहर वाले को नहीं, अपनों को, पार्टनर को। तो जो आपने इधर कैपिटल को क्रेडिट किया, मतलब आपने अक्रू किया कि ये इंटरेस्ट सैलरी कमीशन में पार्टनर को देना बाकी है, ये उसके लिए हमें पेएबल है, हमें मतलब हमको पेएबल है, मतलब फर्म को ये पेएबल है, फर्म को उसको देना बाकी है और ये हमारे लिए खर्चा बन जाता है। खर्चा इसलिए हम इसे P&L को डेबिट करते हैं। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये चार्जेस है जो फर्म लेती है, पेनल्टी जो फर्म लेती है पार्टनर से, तो पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करने से चार्ज हो गया और उसका अकाउंट में से वो माइनस हो गया। कैपिटल को डेबिट करोगे तो कैपिटल में से माइनस होगा, कैपिटल में से माइनस मतलब पार्टनर के हिसाब में से हटेगा और इसका सेकेंड इफेक्ट चला जाता है आपके P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो आपके P&L के क्रेडिट में बाकी भी इनकम्स होंगी बहुत सारी, आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला होगा, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट मिला रहेगा, जहाँ से भी ये एक नया इंटरेस्ट है। ये किससे मिल रहा है, पार्टनरशिप फर्म के खुद के ही पार्टनर से। ये तो घर के अंदर से बैठे बैठे की जाने वाली कमाई है। अब ये सब हो जाने के बाद फाइनली हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते हैं और अब जो हमें आता है नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट जो आएगा ये किसका है, पार्टनर्स का है। ये डिवाइड कर दिया जाएगा पार्टनर्स में अमंग देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। So whatever profit you are going to earn, that profit is supposed to be divided among the partners in their profit sharing ratio. Profit sharing ratio is nothing but your proportion, जिसमें अमर, अकबर, एंथनी, मेरे एग्जाम्पल में जो हमारे पार्टनर्स हैं वो किस तरीके से आपस में नेट प्रॉफिट को डिवाइड करें, मे बी इक्वली, मे बी 50-40-10, मे बी कुछ भी 30-30-40, वॉट एवर परसेंटेज उन्होंने आपस में डिसाइड किया रहेगा उसमें प्रॉफिट बांटा जाएगा और ये प्रॉफिट आ जाएगा फाइनली पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट साइड में। नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। आप एक कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आपको समझेगा ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट में है तो मैं क्रेडिट में जो अमाउंट लिखूंगा वो ऐड होगी। सो बाय यहाँ पर आपके नेट प्रॉफिट आ जाएंगे। आप समझ पा रहे हो ये भी आपके ईयर एंड का ही डिस्कशन है, तो ये अमाउंट भी इस साल के लास्ट डे पे कैलकुलेट की जाती है। तो ये आपका भूला भाला सा कैपिटल अकाउंट बन गया। ये मैक्सिमम चीज़ें जो कैपिटल अकाउंट में आती हैं, पहले ओपनिंग बैलेंस आ गया जो साल के फर्स्ट डे का है, एडिशनल कैपिटल क्रेडिट में और डेबिट में ड्राइंग्स थ्रू आउट द ईयर होने वाले आइटम्स हैं। क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन और डेबिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इनके सेकंड इफेक्ट P&L में जाएंगे। ये आपके लास्ट डे पे कैलकुलेट होने वाली चीज़ें और लास्ट में आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है जो सब कैलकुलेट करके आता है और आखिर में पार्टनर्स को बांटा जाता है। ये सब हो जाने के बाद आखिरी स्टेप आता है, हम हमारे कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं और कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके हमें मिल जाता है टू बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज नथिंग बट आवर क्लोजिंग बैलेंस। तो जो बैलेंस कैरिड डाउन बचा हमारे पास, ये जो मिला हमें आखिर में, ये कुछ नहीं है, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। सो आपको समझने की जो ज़रूरत है वो ये है कि आपका जो पूरा कैपिटल अकाउंट है वो किस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये दैट इज़ 31 मार्च 20 का बैलेंस है। आगे का आपको बनाना ही नहीं, बट आपको समझदार और आपको बताइए अगले साल जाकर क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल अकाउंट में जो आपको कुछ चीज़ें समझनी है, कुछ चीज़ें माननी है, वो ये है कि क्रेडिट में जब आप कैपिटल का बैलेंस लिख रहे हो तो ऑब्वियसली हर क्रेडिट आइटम उसमें ऐड होगा, हर डेबिट आइटम उसमें से लेस होगा और लास्ट में आपका यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं, मसाला पूरी के लिए अलग से बता दूं, तो ये जो डेबिट में आपके पास क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है, दिस ये जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है इसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। भले आया कौन से साइड पे, डेबिट साइड पे, बट इसे बैलेंस वाइज क्या कहा जाता है, कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस। सो दिस वाज जस्ट अबाउट द मैकेनिकल प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब फटाक से हम लोग इन सारे मुद्दों के ऊपर, क्या लीगल रूल्स है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इनके बारे में क्या रूल स्पेसिफाई करता है और किस तरीके से ये रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, इनके ऊपर क्विक रिकैप लेंगे। आई होप इधर तक आप लोगों को सब समझा है। डन। सब होता है ऐसे
कि अगर हम एक एक के बारे में बात करें कि जैसे एक एक आइटम के बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का क्या कहना है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। हमने डेड एंड देख लिया, हमने बोला अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर को अगर मिल रहा है, मतलब अगर मैं फर्म के एंगल से बात करूं तो फर्म अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहा है, मतलब फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है जबकि सामने वाले पार्टनर के लिए उसकी कमाई है, इनकम है, बट हम अकाउंटिंग पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो अगर किसी पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, उस पर चर्चा हो चुकी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस पार्टनर के खुद के कैपिटल अकाउंट को, अगर आप समझ पा रहे हो, उस पार्टनर के खुद के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट होगा, बट जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा। तो इसका अकाउंटिंग एंट्री टेक्निकली हमने देख लिया, इफेक्ट कहा जाएगा पीएनएल के डेबिट में क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट होगा। बट बात उसकी नहीं है, बात उससे आगे की है कि क्या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए। हमने अकाउंटिंग की है कि अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, मतलब फर्म उसे पे कर रहा है, तो किस तरीके से अकाउंटिंग होगी। बट हम उसके पीछे थोड़ा आते हैं, थोड़ा स्टोरी को रिवाइंड करते हैं और पहले ये डिस्कस करना चाहेंगे कि एक्चुअल में क्या किसी पार्टनर को लीगल अधिकार है अपने ही फर्म से इंटरेस्ट मांगने का, वही खुद के कैपिटल के ऊपर। तो इसके ऊपर डिबेट बहुत ही सिंपल सा है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सिंपल सादी भाषा में कहता है, आईपीए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्लियर कट कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देने का, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू दी पार्टनर। वो क्लियर कट कहता है कि ए पार्टनर तू फर्म का मालिक है तो तुझे इंटरेस्ट मिलने का कोई अधिकार नहीं है, पर एक्सेप्शन दे के रखे हैं कि कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है। तो बेसिक रूल ये कहता है कि अपने पार्टनर को कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने नहीं देना चाहिए, पर कब मिलेगा पार्टनर को एक्सेप्ट, कब मिले जाएगा, इट इज ऑथोराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में ये चीज क्लियरली मेंशन है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो आपको उनको देना पड़ेगा। सिंपल सादी भाषा में कहा गया है पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब मिलेगा अगर आपकी डीड में वो क्लियर कट मेंशन है। मतलब सिंपल सादी भाषा में बोला गया, अगर पार्टनरशिप फर्म के जो डीड बनी गई थी उसमें अगर पार्टनर्स ने सब मिलकर एग्री किया, क्योंकि डीड में मेंशन है मतलब उस पर एग्री एवरी पार्टनर ने किया, क्योंकि आखिर में डीड पे सभी पार्टनर्स का सिग्नेचर होता है, तो सभी पार्टनर्स ने उस बात पे एग्री किया हुआ कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो सभी पार्टनर्स को मिलेगा। इवन आप डीड में ये भी मेंशन कर सकते हो कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, किसी को मिलने वाला है किसी को नहीं मिलने वाला है। डीड में आपको इवन ये भी मेंशन करना पड़ता है कि भाई कितना रेट है, क्या परसेंटेज से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाएगा। ये सारे मुद्दे अगर आप डीड में लिखोगे तो ही मिलेगा, अदरवाइज बेसिक रूल कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट डीड में मेंशन किया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा, नहीं मेंशन किया तो नहीं मिलेगा। वो भी इसमें एक ही चीज बोली गई, इट इज मेंशन डीड तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट से दिया जाता है। मतलब अगर आपने प्रॉफिट अर्न किया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। मतलब डीड में अगर मेंशन्ड भी है कि भाई पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो भी वो लॉ कहता है इट विल बी गिवन ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब क्या, सीन नंबर 1 फर्म के पास प्रॉफिट है, राइट। चलो इसको एक मॉनेटरी एग्जांपल से फटाक से समझाता हूं, यहां पे ध्यान दें। चलो हमारे 3 पार्टनर है, अमर, अकबर, एंथनी। इसका कैपिटल 2 लाख है, इसका 3 लाख है, इसका 5 लाख है। अब डीड में मेंशन किया कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट 10% पर एनम। अब कहा गया पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम से, तो 2 लाख का 10% 20,000 आ जाता है, 3 लाख का 10% इज 30,000, 5 लाख का 10% इज 50,000। तो आप देखोगे तो टोटल इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो कितना हो गया भाई, 1 लाख रुपीज। अब 3 सीन हो सकते हैं। पहला सीन, पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट है बिफोर दिस इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट की एंट्री लेने से पहले का जो प्रॉफिट है, अगर वो फॉर एग्जांपल 3,40,000 रुपीज का प्रॉफिट है, तो क्या आपके प्रॉफिट्स में से पार्टनर को 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा? डेफिनेटली यस। इसको मैं कहूंगा सफिशिएंट प्रॉफिट्स केस है।
पहली बात, वापस आ जाओ, गड़बड़ नहीं करे। सबसे बेसिक बात, डीड में मेंशन है कि पार्टनर्स को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @10% पर एनम तीनों पार्टनर को मिलेगा, ऐसा डीड में लिखा है। अब डीड में लिखा है तो हमने पहले क्या पढ़ा कि डीड में नहीं लिखा तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लिखा है तो मिलेगा ही, पहला पॉइंट। तो डीड में लिखा है तो पार्टनर को पक्का इंटरेस्ट मिलेगा, पर लॉ कहता है ये इंटरेस्ट विल बी गिवन ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब जब प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट देने का। मतलब अब ये जो दो चीजें आ गई अभी मिक्सअप होने का, तब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है वो एग्जांपल से समझा रहा हूं। तो डीड में लिखा है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और फर्म का प्रॉफिट हुआ है 3,40,000 का। तीनों पार्टनर्स का मिला के इंटरेस्ट जो पे करना है फर्म को 1 लाख रुपीज है, इजीली हो सकता है क्योंकि प्रॉफिट सफिशिएंट है। दूसरा केस हो सकता है, पहला केस था आप लोगों का जो प्रॉफिट्स थे वो 3,40,000 थे फॉर एग्जाम्पल। दूसरा केस हो सकता है जो आपके प्रॉफिट्स थे वो 40,000 रुपीज के थे। आपके पार्टनर का प्रॉफिट कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है, 1 लाख और प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं आपके सिर्फ 40, तो आप दे पाओगे क्या, नहीं, आप 1 लाख नहीं दे पाओगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये केस में पूरा 1 लाख मिल जाएगा, ये केस में सिर्फ 40,000 ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, जो इन तीनों को इस रेशो में बांट दिया जाएगा। आप देख रहे हैं इंटरेस्ट 20,000, 30,000 एंड 50,000 है। ये मसाला पूरी दे रहा हूं मैं आपको, इतना डिटेल में नहीं है बट फिर भी बता के रखा, स्पेशली जो लोग प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए प्लान कर रहे हैं CA CS, उनको वहां पे डिटेल में है। आप लोगों के लेवल पे इतना डिटेल में तो भी मसाला पूरी के लिए बता के रख रहा हूं, क्योंकि आपके बुक में ये दिया हुआ है आउट ऑफ प्रॉफिट ये वर्ड दिया हुआ है, पर आउट ऑफ प्रॉफिट ये वर्ड का मतलब क्या है वो मैं यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लैंग्वेज में वर्ड दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं कि भाई इंटरेस्ट विल बी गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली, बट व्हाट डज एग्जैक्टली इट मीन, उसका सेंस क्या बनता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स को, वो समझाने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट रहेगा तो ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा। तो इससे 3 पॉसिबिलिटीज निकलती। एक, सफिशिएंट प्रॉफिट था, 3,40,000 का प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख देना था, बिंदास दे दो। दूसरा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट था, आपको इंटरेस्ट देना है 1 लाख बट इंटरेस्ट 1 लाख देने के लिए प्रॉफिट सिर्फ 40,000, तो आप कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, आप सिर्फ 40,000 ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2:3:5 रेशियो में तीनों को मिल जाएगा, तो कम कम मिलेगा तीनों को। तीसरा केस था आपका नेट लॉस आया था से फॉर एग्जाम्पल 80,000 रुपीज का, नेट लॉस है तो क्या होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि रूल क्लियर कट बोलता है भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से देने का, तुमने आउट ऑफ प्रॉफिट ही देने का, मतलब प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, मिलेगा पार्टनर्स को, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर। तो ये पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंटेज से मिलेगा और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब आपने डीड में लिखना है। डीड में आपने परसेंटेज भी मेंशन करना है, दैट इज व्हाट इज अगेन एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चा लोग, चलो अगला क्या था, पार्टनर को सैलरी या पार्टनर को कमीशन देने का। सेम रूल, सेम। क्या रूल है आप लोगों का, पार्टनर्स को यूजुअली काम के लिए सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि तू पार्टनर है तो मालिक है, तो मालिक होने के बाद नौकरों जैसी हरकतें नहीं कर, तू मालिक है तो तेरे को सब प्रॉफिट ही दे रहा है तो तू सैलरी क्यों मांग रहा है। बट ये नॉर्मली कब होता है, पार्टनर सैलरी मांग सकता है, पार्टनर कमीशन मांग सकता है। कब मांग सकता है नॉर्मली, जब वो वर्किंग पार्टनर है। देखो समझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यूजुअली मिलेगा तो सभी पार्टनर्स को मिलेगा, क्योंकि बिजनेस में कैपिटल हर कोई लाता है, ठीक है, कोई कम लाता है कोई ज्यादा लाता है, बट कैपिटल हर कोई लाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यूजुअली 99.99% केसेस में सभी पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे मिलता है। हाँ, जिसमें ऑटोमेटिकली जिस पार्टनर का कैपिटल ज्यादा होगा उसको कंपेरेटिवली ज्यादा मिल जाएगा, वो तो होने ही वाला है, उसमें कोई इशू नहीं है, तो फेयर इनफ है, एकदम सही भी है। बट सैलरी एंड कमीशन सभी पार्टनर को नहीं मिलती। नॉर्मली सैलरी एंड कमीशन का सवाल ही कब आता है, कोई पार्टनर सैलरी मांगेगा या कोई पार्टनर अपना काम करने का एक्स्ट्रा कमीशन मांगेगा, ये कब होगा नॉर्मली, जब कोई पार्टनर वर्किंग है और दूसरा कोई नॉमिनल या स्लीपिंग पार्टनर है। मतलब काम करते वक्त कोई एक काम कर रहा है या कुछ काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जब ये भेदभाव होता है, जब ये डिवीजन होता है, जब ये इस तरीके का आप देख सकते हो एक वर्किंग पैटर्न होता है, तब कोई भी पार्टनर बोल सकता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे सैलरी चाहिए, मैं अलग मेहनत कर रहा हूं, उसके कंपैरिजन में मैं कुछ एक्स्ट्रा पुट इन कर रहा हूं, वो भी पार्टनर है मैं भी पार्टनर हूं, बट वो नहीं कर रहा जो मैं कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली मैं क्या डिमांड करूंगा, मुझे सैलरी चाहिए। या कोई पार्टनर बोलेगा मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं तो मुझे उस काम का जो भी सेल्स होगा, परचेज होगा, उसका कमीशन चाहिए। कमीशन नॉर्मली परसेंटेज में रहता है। तो ये चीजें कब होंगी, अगेन वही वापस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है पार्टनर को सैलरी या कमीशन तभी मिलेगा जब क्या होगा, बोलो जल्दी,
जब क्या होगा, वो वर्किंग पार्टनर होगा। बट अगेन वर्किंग पार्टनर है तो भी उसको तभी मिलेगा, तो वर्किंग पार्टनर है मतलब तेरे को मिल जाएगी हर बार सैलरी, ऐसी नहीं है। फिर भी तुझे क्या मेंशन करना पड़ेगा, इट इज अथोराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड। तुझे डीड में लिखना पड़ेगा, राइटिंग में लिख के देना पड़ेगा, तो पार्टनर्स को सैलरी कमीशन मिलेगा, वो भी जितना भी अमाउंट रहेगा वहां पे मेंशन करेगा। तीसरा एक कॉन्सेप्ट आता था, अभी थोड़ा ऑड मैन आउट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये ऊपर केस में डिस्कस नहीं किया मैंने अभी तक, ये थोड़ा ऑड मैन आउट है, अलग सा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वापस पार्टनर को मिलेगा ना। समझ, एक पार्टनर लालची कितना है, पार्टनर अपने कैपिटल पे तो इंटरेस्ट मांग ही रहा है। पार्टनर काम कर रहा है अगर एक्स्ट्रा, तो सैलरी भी मांग सकता है, वो एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा वर्क दे रहा है तो कमीशन भी मांग सकता है। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, किसी एक पार्टनर ने अपने ही पार्टनरशिप फर्म को पैसों के वक्त लोन दिया। ये तो ऐसा हो गया जैसे हमारे साथ होता था बचपन में, हम पॉकेट मनी में पैसे जमा करते थे, हमारा पिगी बैंक, और पिगी बैंक से जब हमारे पैसे बनते थे तो हम ही हमारे पापा को लोन देते थे, राइट। अपने पापा को लोन देते थे मस्त, और फिर बोलते थे कब दोगे पैसे, वो बताओ वापस। तो उसी तरीके से यहाँ पे पार्टनर ने क्या किया है, खुद के ही पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है। तो अब जब पार्टनर ने खुद के ही फर्म को लोन दिया हुआ है, अच्छे से समझ, फर्म को लोन दिया है किसने, पार्टनर ने। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो फर्म ने लोन लिया है, तो फर्म के लिए लाइबिलिटी है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो फर्म ने लोन लिया हुआ है, तो फर्म के लिए लाइबिलिटी, फर्म को पैसा देना बाकी है। किसको पैसा देना बाकी है, फर्म को, पार्टनर को। अब पार्टनर को पैसा देना बाकी है तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, खुद ही सोच। किसको दे, मतलब फर्म के लिए क्या लोन है, तो फर्म के लिए लाइबिलिटी है, तो फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसके ऊपर, तो पार्टनर इंटरेस्ट मांग सकता है। ये एक ही कॉन्सेप्ट थोड़ा ऑड मैन आउट है। क्यों ऑड मैन आउट है, ये बोलता है पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, उसके लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट 6% पर एनम इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो 6% पर एनम के रेट से कंपल्सरीली इंटरेस्ट ऑन लोन देने का पार्टनर को। समझ 2 मिनट के लिए। अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चर्चा है, ध्यान देना यहां पर। आ जाओ, हो ऐसे रहा, ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आज तक आपने कैपिटल देखा है, अब आपको मिलेगा पार्टनर्स कैपिटल। नाम लिखोगे अमर, अकबर, एंथनी, जो भी अमर का कैपिटल रहेगा, जो भी है, ये बैलेंस शीट जो कोई भी डेट की उठा ले तो आई एम नॉट कंसर्न। और लाइबिलिटी में एक और एक चीज दिख रही है, अमर्स लोन, मतलब एक अमर का कैपिटल भी और एक अमर का लोन भी है। तो मुद्दा समझ बेटा, सीन क्या है, अमर का कैपिटल भी है और अमर का लोन भी है। पर जो अमर की कैपिटल की अमाउंट है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट फर्म से मिलेगा, मतलब फर्म उसको इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, अगर डीड में मेंशन्ड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, डीड में मेंशन नहीं तो नहीं मिलेगा। पर जब बात आ जाती है लोन की मुन्ना, तो लगता है लोन अपने आप में एक शब्द है जो कह रहा है लोन उधारी होती है, और लोन जब जनरली जब भी हम लेते और देते हैं तो उसमें ब्याज वाला एलिमेंट आता ही है। इसलिए अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने थोड़ा कॉन्ट्ररी ओपिनियन लिया हुआ है यहाँ पर, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कहना है यहाँ पर कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तो नो इंटरेस्ट, पार्टनर को देने का नहीं तुमने इंटरेस्ट, जब तक डीड में मेंशन नहीं है। यहाँ पे बोला है डीड में अगर मेंशन नहीं है तो 6% से कंपलसरी देने का, क्योंकि वो लोन है, लोन तो 6% पर एनम से कंपल्सरी। ऑब्जेक्टिव फेवरेट क्वेश्चन है, कितने परसेंट से, 6% पर एनम से इंटरेस्ट कंपल्सरीली पे करना चाहिए। किसने पे करना चाहिए, फर्म ने। किसको, अपने पार्टनर को। किस पे, उसके दिए गए लोन अमाउंट के ऊपर। क्या आप इधर तक मेरे साथ है, पक्का समझ में आ रहा है उधर? हाँ, बट इन्होंने अगर डीड में मेंशन नहीं तो उसका ये कॉन्सिक्वेंस आ जाता है, अगर आप डीड में कल जाके कुछ मेंशन कर देते हो, डीड में आप 15% मेंशन करो या 2% मेंशन करो, जो भी आप डीड में मेंशन करोगे उसकी बात सुनी जाएगी। नॉर्मली मेजॉरिटी केसेस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट खुद कहता है कि मेरे से ज़्यादा सुपीरियर कौन है, मेरे से ज़्यादा सुपीरियर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का खुद का कहना है कि मेरे से ज़्यादा सुपीरियर कौन है, पार्टनरशिप डीड है। तो पार्टनरशिप डीड को सुपीरियर मानता है। बोलता है पार्टनरशिप डीड में जो लिखा रहेगा हम वो सुनेंगे, अगर वो कुछ नहीं कह रहा है तो फिर हम बोलेंगे। जैसे वो बोलता है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन के बारे में डीड कुछ नहीं बोलता तो हम कहेंगे कि नहीं, ये देना नहीं चाहिए पार्टनर को, फर्म ने नहीं पे करना चाहिए पार्टनर को। बट लोन के ऊपर अगर इंटरेस्ट रहेगा तो 6% से कंपल्सरीली देने का।
क्या इधर तक का बात सबको क्लियर? पक्का? इसकी अकाउंटिंग एंट्री देखिएगा तो तू समझेगा 2 मिनट के लिए कि इंटरेस्ट ऑन जो पार्टनर्स लोन होता है वो भी तेरे P&L को ही डेबिट होता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो P&L को ही डेबिट होता है, बट उसका सेकंड इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, उसका सेकंड इफेक्ट लोन अकाउंट में जाता है। इसलिए यहाँ पर मैंने उसका अकाउंटिंग इतना डिटेल में एक्सप्रेस नहीं किया, क्योंकि उसका अकाउंटिंग हमारे यहाँ पे कवर्ड नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसका P&L के डेबिट में इफेक्ट आता है, बट पार्टनर्स कैपिटल में नहीं, इसका इफेक्ट लोन अकाउंट में चला जाता है। बढ़ूँ आगे? चलो, अब एक उल्टा वाला कॉन्सेप्ट था, क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर पार्टनर ड्राइंग्स करता है, पार्टनर ड्राइंग करता है, देखो मुद्दा समझे, हमको ड्राइंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका फाइनेंशियल ईयर है 1920 से फॉर एग्जांपल, जो खत्म होता है 31 मार्च 20 को। हमारा मानना है आपने ड्राइंग 31 मार्च 20 को करना चाहिए, क्योंकि उस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होंगे और उस दिन 19-20 का एक्चुअल प्रॉफिट समझेगा। जब तक तेरे को एक्चुअल प्रॉफिट ही नहीं समझता, तू काहे का ड्राइंग किया जा रहा है? पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं, बट ड्राइंग्स इज विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट्स। ड्राइंग करना मतलब मेरे बिजनेस में, जिसमें मैं शायद ओनर या पार्टनर जो भी हूँ, उसमें जो मेरा प्रॉफिट है, जब वो मैं निकाल कर घर पर लेके जाता हूँ या घर के यूज़ के लिए ले जाता हूँ, तो वो ड्राइंग्स कहलाते हैं। तो जब मैं प्रॉफिट बिजनेस में से निकाल रहा हूँ अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स अनफॉर्चुनेटली मैं ड्यूरिंग द ईयर करता रहता हूँ, थ्रू आउट द साल, पूरा साल भर ड्राइंग करता रहता हूँ, पर ड्राइंग उस अमाउंट का कर रहा हूँ जो अमाउंट अभी तक कैलकुलेट ही नहीं हुआ, जो कैलकुलेट 31 मार्च भी इसको के बाद होगा, ऑब्वियसली ईयर क्लोज होने का। तो इनका मानना होता है कि आपने ड्राइंग की सही डेट जो होती है वो ईयर एंड की होती है, क्योंकि तब तक प्रॉफिट एक्चुअली अर्न हो चुका रहता है। क्योंकि साल भर का एक्चुअल प्रॉफिट जब तक साल का लास्ट डे नहीं आएगा, खत्म नहीं होगा, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं पता है कितना। तो आप जो ड्राइंग्स करते हो, बीच में कभी भी आपका मन हुआ अप्रैल में ड्राइंग कर लिया, जून में कर लिया, या हर महीने अगस्त में कर लिया, अब कोई भी डेट में साल भर में ड्राइंग किए जा रहे थे, जो गलत था हमारे हिसाब से। आपने ड्राइंग सिर्फ 31 मार्च 20 को करना चाहिए। तो वापस समझ, ड्राइंग करने में कोई गुनाह नहीं है, तुम्हारे ड्राइंग की टाइमिंग गलत है बॉस। क्या गलत है? तू गलत नहीं बेटा, तेरा टाइमिंग गलत है। तो ड्राइंग्स में कोई हर्ज नहीं है, ड्राइंग्स में हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरेस्ट हम तेरे से क्यों चार्ज कर रहे हैं? इंटरेस्ट हम ले रहे हैं, अगर आपको याद होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो फर्म की इनकम होती है, फर्म लेती है किससे? पार्टनर से। तो जो फर्म की इनकम है, इनकम, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों ले रहे हो ये समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने समय से पहले ड्राइंग्स की हुई है। अब जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने की बारी आ जाती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम है, तो इसके लिए भी रूल जो है समवॉट वो ऊपर वाला ही रूल है। क्या? मेन वाला ऊपर, कि भाई नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म नहीं ले पाएगा पार्टनर से अनलेस अनटिल डीड में लिखा नहीं। तो अगर डीड में लिखा रहेगा तो ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर पे करेंगे और फर्म को मिलेगा, अदरवाइज डीड में नहीं लिखा तो आप नहीं करेंगे। डन? क्या यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे कैलकुलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ एग्जैक्टली यू कैलकुलेट द अमाउंट्स। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो लीगल रूल डिस्कस कर लिया। अब जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है इसके अंदर, वो आते हैं आपके कैलकुलेशंस, कि एग्जैक्टली आप कैलकुलेशंस कैसे करते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन थोड़ा आपको समझना है, बाकी ये सिंपल है। सैलरी तो क्वेश्चन में बोली जाती है, क्योंकि डीड में आपको पहले ही मेंशन करना है कि पार्टनर की सैलरी कितनी है, 10,000 पर मंथ है, 20,000 पर मंथ है, जो भी रहेगा, या कमीशन जो परसेंटेज में रहेगा वो आपने ऑलरेडी डीड में लिखा रहेगा। तो सैलरी कमीशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन आपको है नहीं, सिर्फ थ्योरी में जो 6% वाला रूल है उतना ही है। मेन मेहनत जो आपको करनी है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशंस में। फ्रैंकली बोलो, इनके कैलकुलेशंस आर सिमिलर टू लाइक कैलकुलेशंस ऑफ डिप्रीसिएशन, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है। मैं पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत ही सिंपल भाषा में कैलकुलेट होता है। तेरे 2 कैपिटल हो सकते हैं, एक ओपनिंग कैपिटल और एक एडिशनल कैपिटल। ये तेरा साल है, एंड होता है से फॉर एग्जांपल 31 मार्च 20। तो बहुत सिंपल है, समझ, साल के शुरुआत में तेरा 5 लाख का कैपिटल था। अब एडिशनल कैपिटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने 1 लाख रुपीज़ था। तो तू क्या करेगा, 5 लाख जो तेरा क्या था, ओपनिंग कैपिटल था, समझो डीड में लिखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है। अगर आप समझ पाते हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% मतलब 12/100।
तो 5 लाख इंटू 12%, इसके ऊपर पूरे साल भर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल। जैसे डेप्रीसिएशन में साल की शुरुआत वाले एसेट पे पूरे साल भर का डेप्रीसिएशन लगता था, वैसे इस पे पूरे साल भर का कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल। समझो जो एडिशनल कैपिटल था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1 अगस्त 2019 को, एज आई सेड हमारा ईयर 1920। तो अभी इस 1 लाख पे भी 12% ही आएगा, बट 12% पूरे साल भर का नहीं आएगा। अब जिस दिन एडिशनल कैपिटल आए उस दिन से लेके ईयर एंड तक के पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा। ओपनिंग कैपिटल पे ऑब्वियसली साल भर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये एडिशनल कैपिटल पे जिस दिन एडिशनल कैपिटल आए उसके आगे का इंटरेस्ट, तो आप 1 अगस्त से कैलकुलेट करोगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, तो 8 मंथ्स हो जाता है। तो आई होप इंटू 8/12 आप समझ सकते हैं। तो आप सिंपल भाषा में कैलकुलेट करोगे तो 5 लाख का 12% इज 60,000, क्योंकि तेरा ओपनिंग भी था और एडिशनल, तो दोनों के ऊपर का इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करके बाद में दोनों ऐड हो जाएंगे। 1 लाख का 12% इंटू कितना हो गया, 12 कट हो गया 8,000, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना अमाउंट आ गया 68,000। सो दिस वाज समथिंग दैट हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। बेटा एडिशनल कैपिटल अगर सब में नहीं तो बहुत आसान है, ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल भर का इंटरेस्ट लग जाएगा। एडिशनल कैपिटल रहा तो जितना एडिशनल कैपिटल जिस दिन पे ऐड हुआ है उस दिन से लेके ईयर एंड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दोनों ऐड करके टोटल इंटरेस्ट बनेगा, और फिर उस टोटल इंटरेस्ट की हम ऊपर जैसे बात कर रहे थे यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। सभी के एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ पे लूँ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा 68,000 है, तो जो भी रहेगा उस तरीके से कैलकुलेट करके हम रिकॉर्ड करेंगे। क्या आपको बैकग्राउंड थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? पक्का? सो वो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का थोड़ा कैलकुलेशन अलग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अनफॉर्चुनेटली आपको डेटा इस तरीके से नहीं दिया जाता जिस तरीके से मैंने आपको समझाया। मैंने आपको किस तरीके से समझाया कि साल की आपको अलग अलग डेट देंगे कि इस दिन को इतना ड्राइंग्स किया, इतना ड्राइंग्स किया, इतना ड्राइंग्स किया, तो वो ड्राइंग करना आपका गलत था कहीं ना कहीं। पर आपके क्वेश्चन में से डेट नहीं दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा भाई साल भर में उसने ड्राइंग किया ₹2,40,000, खत्म। अब आपको बोला गया ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर वर ₹2,40,000, दैट्स इट, खत्म। और तू खुद सोच, जब तेरे को बोल दिया ड्राइंग्स 2,40,000 है, इसके आगे कुछ नहीं बोला तेरे को क्वेश्चन के अंदर, तो 2,40,000 क्या एक दिन का ड्राइंग है? नहीं, ये पूरे साल भर का है। क्या ये ड्राइंग पूरे साल भर में एक ही बार किया गया है? आंसर इज नो। दिस 2,40,000 इज टोटल। कभी 10,000 निकाला रहेगा, कभी 15, कभी 50, तूने साल भर में अलग अलग डेट पे ये 2,40,000 विड्रॉ किया है। तो से फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लॉजिक था, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था भाई जिस दिन कैपिटल आए उस दिन से आगे का कैलकुलेट होता है, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी लॉजिक होता है कि जिस दिन ड्राइंग किया उससे आगे तक के पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट होना, सेम उसके जैसा ही। पर जैसा कैलकुलेशन में कैपिटल में कर पाया वैसे यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस होता है ड्यूरिंग द ईयर, कभी एडिशनल लाया जाता है तो डेट्स होती हैं आपके पास। ड्राइंग में इन्होंने अपने को डेट नहीं दिया, ना ही फ्रैंकली बोलूँ तो फिजिबल है वो चिल्लर डेट पे ध्यान देना कि कौन से डेट पे कितना ड्राइंग्स किया गया था, नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या करेंगे, समझो डीड में लिखा गया है भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज एट द रेट 10%, कह दिया भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोग कितने % से चार्ज करोगे पार्टनर से? 10%। अब आपको नेचर पता है, वो एक्सपेंस था, ये इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म लेता था, अगर आपको याद होगा। तो मैं उसके ऊपर नहीं हूँ, मैं फिलहाल कैलकुलेशंस पे हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,40,000 इंटू, हमेशा याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको हमेशा 6 मंथ्स के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है। इसमें 6 मंथ्स इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें पीरियड एग्जैक्ट नहीं पता। हमें जो 2,40,000 इसका बाइफर्गेशन नहीं पता, हमें ये नहीं पता है 2,40,000 में से कौन सी अमाउंट कौन से दिन पे किए, तो हम एक एवरेज 6 महीना ले लेते हैं। तो जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे ये रूल गांठ बांध लेना अपने साथ। सपने में भी आकर मैं कभी पूछूं बता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाता है, तो तुम्हें कहना चाहिए 6 मंथ्स। तो 2,40,000 का 10% इंटू 6 मंथ्स, तो मेरे हिसाब से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12,000 रुपीज़ आ जाता है। क्या आप समझ पा रहे हो? तो दो चीज़ों में गड़बड़ नहीं करना, बच्चे बहुत बार गड़बड़ करते बेटा 6% है, ये 6 मंथ्स है, दो में फ़र्क है। वो रेट दिया गया है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन में, अगर आपने डीड में रेट भी नहीं लिखा रहा तो एक्ट खुद बोलता है 6% से इंटरेस्ट देने का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केस में आपको क्वेश्चन में रेट वगैरह मेंशन करना है। 10 क्वेश्चन मतलब पार्टनरशिप डीड में आपको मेंशन करना है आपका रेट। आपने एक बार रेट मेंशन कर दिया, उस रेट को हम कितने पीरियड के लिए कंसिडर करेंगे? हमेशा
6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अमाउंट एक दिन की होने वाली अमाउंट नहीं है, साल भर की छोटी छोटी अमाउंट्स का टोटल है। तो हम साल का एक एवरेज निकाले, 12 महीने का एक जनरल एवरेज, तो 6 महीना हम उसको कंसिडर करते हैं। तो ये रूल ज़िंदगी में गार्ड बांधने जैसा है। तो अभी तक हमने क्या समझा? हमने समझा कि कैपिटल अकाउंट बनाया कैसे जाता है और उसके डेबिट्स एंड क्रेडिट्स में क्या क्या अमाउंट आती हैं। फिर उसमें जो नई चीज़ हमने 3 देखी हुई थी, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके हमने लीगल रूल्स देखे, उसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एक एक्स्ट्रा आपको मिल गया, कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिल गया। इनका हमने लीगल रूल्स देखे, हमने इनके कैलकुलेशंस देखे कि अगर इनकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो आप किस तरीके से इनके अमाउंट्स भी कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशंस वगैरह हमारे सब इसके अंदर आ गए। डन? श्योर? इधर तक सबको क्लियर है? फाइन। चलें, तो अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे, दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का फर्क। बट आई होप इधर तक का आपको सबको पार्ट क्लियर है। लास्ट पार्ट स्टार्ट करें, चलेगा? अच्छा, सो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाने की बात कर रहे हैं, अभी हमने एक देख लिया कि कैपिटल अकाउंट में बेसिक एंट्रीज क्या आती है, हमने बैकग्राउंड भी देख लिया कि कौन से ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, और उसका हमने डिटेल लीगल बेस भी देख लिया, उसके पीछे लीगल सपोर्टिंग क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है उसके बारे में, और उसका अकाउंटिंग कैसे होता है। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा ऐसा मानना होता है इन चीज़ों में, ये जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े इनमें 3 चीज़ें, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा आपने, सैलरी या कमीशन देखा पार्टनर का, ये तीनों एक्सपेंसेस थे, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो था ये इनकम था। तो ये जो सारी चीज़ें पढ़ी, इसमें हमने सबसे पहले क्या देखना था, एक्चुअली इसके लीगल प्रोविजंस पढ़ने होते हैं आपको कि लीगल प्रोविजंस क्या थे, लॉ क्या कहता है। मतलब अगर मैं लॉजिकल सीक्वेंस बोलूँ, आपने पढ़ते हो अलग सीक्वेंस से फॉलो किया। दूसरी चीज़ आपने एक बार लीगल ये समझ जाने का दूसरा पॉइंट, आपने इसके कैलकुलेशन समझने हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते वक्त हमेशा 6 मंथ्स का कैलकुलेशन करना है। और तीसरी चीज़ आपने इसका अकाउंटिंग समझना था। अब मैं अकाउंटिंग के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। जब आप पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो, हमने एक तरीके का तो अकाउंटिंग देख लिया है। आपने जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, आपका पार्टनर्स कैपिटल को 2 तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो। पार्टनर के जो आपने कैपिटल अकाउंट बनाए थे, इसको 2 तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो। एक को कहा जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरे को कहा जाता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अभी नॉर्मली पढ़ाते वक्त यही किया जाता है, पहले फिक्स पढ़ाया जाता है फिर फ्लक्चुएटिंग, बट मैं पहले फ्लक्चुएटिंग बता रहा हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो हमने आज लेक्चर की शुरुआत में जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, ऊपर बनाया था क्या? यस। तो जो लेक्चर के शुरुआत में हमने जो कैपिटल अकाउंट बनाया था, दैट वाज नथिंग बट, टॉप सीक्रेट बात अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने जो पहले कैपिटल अकाउंट बनाया था, ये जो आप ऐसा वाला कैपिटल अकाउंट देख रहे थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर आता है। जहाँ पे आप कैपिटल लिखते हो, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हो, जहाँ पे आप लोग एडिशनल कैपिटल अगर इनकेस कुछ लाया रहेगा वो लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब कुछ एक जगह पे लिखा जाता है। इसको कहा जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जो फिक्स कैपिटल मेथड होता है, वो क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। मैं फ्लक्चुएटिंग नहीं समझा रहा हूँ, ऑलरेडी जो आपने ऊपर देखा था वो खुद अपने आप में फ्लक्चुएटिंग था। दोनों के डिफरेंस समझेंगे कि फ्लक्चुएटिंग और फिक्स के बीच का फ़र्क क्या है, ये भी समझेंगे। बट पहले आपने वो फ्लक्चुएटिंग देखा, पहले फिक्स समझाता हूँ, फिर हम दोनों का कंपैरिजन करके समझेंगे। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर वी प्रिपेयर 2 different accounts of same partners. One is partners capital account and एक सेकेंड अकाउंट बनाया जाता है जो पिछले मेथड में नहीं था, that is partners current account. फ्रैंकली स्पीकिंग, हम एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और हम एक पार्टनर का करंट अकाउंट बनाते हैं। इस तरीके के हम 2 अकाउंट बनाते हैं। अब फ़र्क क्या है, 2 अकाउंट क्यों बनाना है? पहले तो 2 अकाउंट समझ ले। जैसे मैंने आपको कहा था, समझे 3 पार्टनर हैं, अमर, अकबर और एंथनी, हमारे जो 3 पार्टनर हैं। अब हुआ क्या है, ये तीनों पार्टनर्स का
अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे थे तो अमर्स कैपिटल, अकबर्स कैपिटल, एंथनीज कैपिटल अलग अलग ड्रॉ करने के बजाय हम उसको मर्ज करके प्रिपेयर कर रहे थे, बट तू मर्ज करके उसको बना रहा था, इससे उसका एग्जिस्टेंस नहीं चला गया। उस भले तू प्रेजेंटेशन के लिए तीनों को मर्ज करके एक ही अकाउंट के अंदर 3 कॉलम्स बनाकर एडजस्ट कर ले रहा है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग तेरे 3 डिफरेंट अकाउंट, यू कैन नॉट डिनाई द बेसिक फैक्ट। तो अमर्स कैपिटल अकाउंट अलग होता था, अकबर्स कैपिटल अकाउंट और एंथनीज कैपिटल अकाउंट अलग होता था। वैसे अमर्स का कैपिटल था, वैसे अमर का करंट भी होगा, तो 2 अकाउंट बन गए, एक अमर का कैपिटल और एक अमर का करंट। वैसे अकबर का कैपिटल और करंट, एंथनी का कैपिटल और करंट। तो हो क्या गया, इससे पहले जो हम एक कैपिटल अकाउंट बना रहे थे पार्टनर का, एक पार्टनर का खुद का एक कैपिटल अकाउंट होता था, अब पार्टनर के 2 अकाउंट बन गए, कैपिटल एंड करंट। ये करके क्या हासिल हुआ, ये करके हमारा जो टारगेट है, हमें फिक्स कैपिटल मेथड जो नाम दिया जा रहा है, उसमें हमारा मोटिव हमें कैपिटल को फिक्स रखना है, वो हो सकता है। कैसे होगा, तो जब हम यहाँ पर आएंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस रहेगा। बाय कैश बैंक या एसेट, अगर आपने कुछ एडिशनल कैपिटल लाया होगा तो ये ऊपर वाला ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल इन केस अगर आपने कुछ इंट्रोड्यूस किया रहेगा। इसके सिवा कैपिटल अकाउंट में और कोई एंट्री नहीं आएगी, बस ये क्लोज कर दिया तो आपको आपके कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस मिल गया। मतलब कैपिटल अकाउंट में सच में बोलूँ तो सिर्फ कैपिटल ही रहेगा। तो करंट अकाउंट में क्या होगा, तो करंट अकाउंट में वो जो हर साल होने वाली जो रिकरिंग नेचर की आइटम्स हैं, क्या क्या रिकरिंग नेचर का था, फ्रैंकली बोलूँ वो जो तूने ऊपर कैपिटल अकाउंट देखा था उसी को मैं 2 पार्ट में तोड़ रहा हूँ। कंटेंट वही है, कंटेंट नहीं बदलने वाला, कंटेंट का लोकेशन बदल गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, या पार्टनर का सैलरी या कमीशन आ जाएगा। नेट प्रॉफिट अब से पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा, करंट में जाएगा। यहाँ पे डेबिट में आपका ड्राइंग्स आ जाएगा, डेबिट में आप लोगों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। इस तरीके से सारी चीज़ें आपकी जो पहले कैपिटल अकाउंट में जाती थी ये यहाँ पर आ गई। ये जो चीज़ें जो कैपिटल अकाउंट में जाती थी यहाँ पर आ गई, ये क्या थी, ये एक्चुअली कौन सी चीज़ें थी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो चीज़ें हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्राइंग, इसको एक नाम दिया जाता है अप्रोप्रिएशंस। इस अकाउंट से एक नाम दिया जाता है, ये अप्रोप्रिएशन के ट्रांजैक्शन है। मतलब ये क्या, ये अपने दरवाजे के अंदर, घर के अंदर होने वाली आपस की जो बंटवारा है, ये वो है। फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है, फर्म पार्टनर को सैलरी दे रही है, फर्म पार्टनर को कमीशन दे रही है, फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले रही है, ये सब आपस के हिसाब हो रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक अलग अकाउंट बना दिया, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, तो कॉन्सिक्वेंस बहुत ही आसान सा है। मैं अगर दोनों केस में अगर आपके सामने बैलेंस शीट प्रेजेंट करूँ, दोनों केस के अंदर की, दोनों मतलब कौन से केस, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, दोनों केस के अंदर की अगर मैं आपके सामने बैलेंस शीट प्रेजेंट करूं तो देखो हाल कैसा होगा, समझे। यहाँ पर अगर मैं फिक्स्ड वाली बैलेंस शीट आपके सामने रखूं तो फिक्स्ड वाली बैलेंस शीट में एक ही अमाउंट दिखेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल, अमर, अकबर और एंथनी। पर जब मैं फ्लक्चुएटिंग के अंदर जाऊंगा तो फ्लक्चुएटिंग में बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल, अमर, अकबर, एंथनी दिखेगा, बट अलग से लाइबिलिटीज में पार्टनर्स करंट अकाउंट भी दिखेंगे, वही वापस अमर, अकबर और एंथनी के करंट अकाउंट। अब खास बात ये है, कैपिटल लाइबिलिटी में ही रहता है हमेशा, बट एक करंट अकाउंट की खास बात है, कभी कभी करंट अकाउंट शिफ्ट होकर एसेट में भी जा सकता है, ये इसकी एक खास बात है। करंट अकाउंट लाइबिलिटी में भी दिख सकता है, एसेट में। कैपिटल यूजुअली लाइबिलिटी में ही दिखेगा, बट जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट पलटी मारकर असेट साइड में भी जा सकता है। कैसे जाएगा, ये एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कर दे। डोंट वरी, मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दे अच्छे से। अभी हमें थोड़ा ऊपर नीचे देखना पड़ेगा, आ जाए। अब मैं आपके सामने एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। समझो मेरा पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ओपनिंग कैपिटल जो था वो 10 लाख रुपीज़ का था, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल जब 10 लाख का था, समझो ड्यूरिंग देयर एडिशनल कैपिटल हमने 2 लाख रुपीज़ का इंट्रोड्यूस किया था, मतलब वो इधर ले लेते हैं, हमने 2 लाख रुपीज़ का एडिशनल कैपिटल लाया था। मे बी चलिए अमाउंट 68,000 में हटा देता हूँ, मैं कुछ और अमाउंट ले लेता हूँ 2 मिनट के लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए। से फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1 लाख रुपीज़, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख था।
किसी एक आधे पार्टनर, तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था, किसी एक आधे पार्टनर को सैलरी मिल रही थी, से फॉर एग्जांपल 1,20,000, और से फॉर एग्जांपल हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा था 4,80,000 का। अमाउंट याद रखिएगा, राइट। तो क्रेडिट साइड की टोटल निकाल लूँ तो 10 + 2 कितना हो गया, 12 लाख, 12 लाख + 1 13 लाख, 13 and 14 लाख, 14 and 4 is 18 लाख, 18 and 80 20 is 1 लाख। तो आपकी टोटल हो गई इधर की 19 लाख। डन, ये आपके क्रेडिट की टोटल हो गई। डेबिट में 19 लाख में से समझो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो ड्राइंग्स किया था वो 3 लाख रुपीज़ का किया था किसी पार्टनर ने, उसके ऊपर से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था 50,000 रुपीज़ का। तो 19 में से 3,50,000 चला गया। अगर तू समझ पा रहा है तो जो तेरा क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए 31 मार्च को, जो हम बात कर रहे थे क्रेडिट बैलेंस आता है, कितना हो जाता है, आउट ऑफ 19 लाख अगर आपका कितना कट हो गया, 3,50,000 बराबर ना। तो कितना आ गया, 15,50,000, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का कैपिटल। अभी जो भी इंडिविजुअल रहा होगा, अमर, अकबर, एंथनी, जो भी इनका इंडिविजुअल अमाउंट रहा होगा, इसका यहाँ पर आपका कैपिटल आ गया कितना, 15,50,000। अगर यही 2 मिनट के लिए मैं इधर प्रेजेंट करूँ तो आपको अगर ऊपर वाले अमाउंट्स याद होंगे, तो अगर इसको मैं इधर प्रेजेंट करने जाऊँ तो पार्टनर्स कैपिटल में इधर इसका 10 लाख था, 2 लाख एडिशनल कैपिटल था, 12 लाख था, 12 लाख का 12 लाख ही रह गया। अभी जो भी एक पार्टनर का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा लॉजिक तीनों में लग सकता है। तो बैलेंस शीट में आपके पार्टनर्स कैपिटल में 12 लाख रह गया, जबकि इस मेथड में पार्टनर्स कैपिटल 15,50,000 दिखा रहा था, यहाँ पे 12 लाख की, बट 12 लाख सिर्फ बेसिक कैपिटल दिखा रहा है। अब आपको याद होगा ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, इफ़ यू रिमेंबर, कितना मिला था, चलो भूल गए थे, एक बार फटाक से वापस दिखा देता हूँ, फिर गंदी शक्लें नहीं बनाना, पक्का। चलो देख लें, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला था, हमने बात किया था 1 लाख, सैलरी 1,20,000 और 4,80,000, याद आ रहा है। चलो पक्का। तो 1 लाख, 1,20,000 और 4,80,000, डन क्या। तो आप देखोगे कि आपकी क्रेडिट साइड की टोटल जो आती है वो कितनी आ जाती है, 1 and 2 and 4 is 6 and 7 लाख। देखो वहाँ पे टोटल 19 लाख आ रही थी आपके, अगर याद होगा आपको। देखो 19 यहाँ पे मैच हो जाती है, यहाँ पे क्रेडिट की टोटल 12 लाख आ रही थी और यहाँ पे कितनी आ रही है, 7, 19 मैच हो गया। और यहाँ पे आपका ड्राइंग्स 3 लाख था और इंटरेस्ट 3,50,000 था। अब इसको भी यहाँ पे क्लोज किया गया टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो आपके 7 लाख में से आप समझ पाते हो कि आपका 3,50,000 चला गया, तो बच्चा कितना, सॉरी 3,50,000 नहीं, ये 50,000 था, राइट। तो टोटल 3,50,000 हो गया, तो बच्चा कितना, 3,50,000। तो एक दूसरा अकाउंट दिखेगा जिसका नाम क्या है, एक दूसरा अकाउंट दिखेगा जिसका नाम क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और उसका बैलेंस कितना रहेगा, 3,50,000। अब अल्टीमेटली अगर कॉन्सिक्वेंसेस देखोगे तो वही कॉन्सिक्वेंस हुआ, आपके लाइबिलिटीज़ में पहले सिर्फ पार्टनर का कैपिटल 15,50,000 दिख रहा था, अब कैपिटल 12 लाख से और करंट अकाउंट 3,50,000 अल्टीमेटली हुई होगी। बट इससे फ़ायदा क्या हुआ, आपने आपके कैपिटल को इंटैक्ट रखा, आपने ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन दे दी कि पार्टनर का, जैसे पुराने मेथड में क्या हो रहा था, पार्टनर का कैपिटल सीधा 15,50,000 दिख रहा था, यहाँ पे समझ में आता है कि पार्टनर का कैपिटल 12 लाख है और उसका जो एक्स्ट्रा जो हर साल कमाने वाली इनकम थी, देख बेसिक उसका कैपिटल आज भी अगर तू देखेगा तो 10 लाख था जो उसने पहले लाया हुआ, इस साल और वो 2 लाख लेकर आ गया, तो उसका कैपिटल टेक्निकली 12 लाख हो गया अगर तू लॉजिकली सोचे। अब इस साल तूने क्या क्या कमाया, इस साल तेरे को फर्म से इंटरेस्ट मिला 1 लाख का, इस साल तुझे फर्म से सैलरी मिली 1,20,000 और तेरे को 4,80,000 का प्रॉफिट भी मिला। ये जो तूने इस साल कमाया है इसमें से तेरा 3 लाख रुपीज़ का ड्राइंग्स गया टेक्निकली, क्योंकि ड्राइंग कहाँ से निकाला जाता है, प्रॉफिट में से, या जो तूने कमाया उसमें से। तूने नेट प्रॉफिट के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कमाया है, सैलरी भी कमाई, उसमें से तूने 3 लाख विड्रॉ किया, 50,000 रुपये के तेरे को चार्जेस लग गए, पेनल्टी लग गई, तेरा बैलेंस 3,50,000 आ गया। अब ये 3,50,000 अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, करंट अकाउंट का अगले साल का बैलेंस ब्रॉड डाउन बनेगा और अगले साल जो तू ड्राइंग्स करेगा वो इसमें से हटेंगे और अगले साल का प्रॉफिट, अगले साल का इंटरेस्ट इसमें ऐड होता जाएगा। तो करंट अकाउंट रिप्लेस, करंट वर्ड का मतलब ही होता है जो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो
तो करंट अकाउंट रिप्रेजेंट्स दोज अमाउंट विच आर गोइंग टू ऑकर एवरी ईयर बाय ईयर और जो कंटिन्यूसली चलेंगी। बट कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट द परमानेंट फिगर, जो तूने एक बार तेरे बिजनेस में पैसा डाला हुआ है इन द नेम ऑफ कैपिटल, वो वहाँ पे दिखता है। तो सेकेंड मेथड जो है, जो फिक्स कैपिटल मेथड है, वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो कैपिटल को अलग कर देती है और करंट होने वाले फ्लक्चुएशंस को बाजू में अलग कर देती है। तो बेटर वे से सारी सिचुएशन को प्रेजेंट करती है कहीं ना कहीं। कुछ आ रहा है समझ? अब से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज कर दूँ और अमाउंट्स को थोड़ा बदल दूँ तो देखो क्या कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल अब मैं ड्राइंग्स जो यहाँ पर मेरे कितने थे, 3 लाख थे, राइट। से फॉर एग्जाम्पल मेरे ड्राइंग्स कितने थे यहाँ पे, 3 लाख थे। अगर मैं उसको चेंज कर दूँ 13 लाख कर दूँ तो क्या? अगर आप देखोगे पिछले वाले ऊपर वाले केस में, मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ बट अगर आपको ऊपर वाला केस याद आएगा, क्रेडिट की टोटल 19 लाख थी, डेबिट में 3,50,000 था, अब 13,50,000 हो जाएगा। मैंने स्ट्रेट अवे ड्राइंग्स को 10 लाख से बढ़ा दिया। तो तू देखेगा 19 में से तेरा 13,50,000 चला गया, भर गया पक्का। तो तेरा 19 में से कितना चला गया, 13,50,000 चला गया। तो तेरा पुराना मेथड, पुराना मतलब फ्लक्चुएटिंग मेथड जो ऊपर था, उसके अकॉर्डिंगली देखेगा तो कितना हो जाता है, 5,50,000 का बैलेंस आ जाता है। तो इन दैट केस अब तेरा कैपिटल 15,50,000 नहीं 5,50,000 हो जाएगा। लॉजिकल है। अब देख लो मैंने चेंज भी इसलिए 10 लाख का किया, तो डायरेक्टली जो पहले 15,50,000 कैपिटल दिख रहा था अब कितना दिखेगा, 5,50,000। कौन से मेथड में, फ्लक्चुएटिंग। बट फिक्स में अगर तू देखेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। फिक्स में गड़बड़ ये हो जाएगा कि कैपिटल अकाउंट अलग रखा है और करंट अलग रखा है। तो फिक्स में क्या होगा, तेरा कैपिटल अभी भी 12 लाख है। गड़बड़ कैपिटल में नहीं हुई, गड़बड़ तेरी ड्राइंग्स में हुई है। तूने तेरी औकात के बाहर चला गया, तूने चद्दर जितनी थी उससे आगे पैर पसार लिए। तूने इस साल कमाया 7 लाख ही था और ड्राइंग 13 लाख कर दिया और उसके ऊपर 50,000 चार्जेस भी लग गया। अब गड़बड़ ये हो गई, तेरा बैलेंस इस साइड आ जाएगा। बैलेंस आया क्रेडिट साइड में है, बट वो है कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तेरा बैलेंस इस साइड आ जाएगा। इस साइड अगर तू बैलेंस देखेगा तो डेबिट की टोटल अभी 13 एंड 50,000, तो डेबिट की टोटल 13,50,000 रहेगी। आई रिपीट, कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल जैसे था वैसे ही रहेगा। 1350 में सब ये 7 लाख की टोटल भी नहीं रहेगी, क्रेडिट टोटल 7 लाख है। देख रहे क्या पक्का? तो कितना बैलेंस आ गया यहाँ पे, 6,50,000 का इस साइड डेबिट बैलेंस आ गया। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब अब तेरा जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है वो लाइबिलिटी में न दिखते हुए वो असेट में चला गया। असेट में जाने का मतलब क्या, जो भी पार्टनर का रहेगा, ये जिसी भी पार्टनर का रहेगा वो एसेट में जाने का क्या मतलब हो गया। अब उल्टा फर्म को उससे पैसा लेना है। क्यों उससे पैसा लेना है फर्म को, क्योंकि उसने औकात से बाहर ड्राइंग्स कर दी। उसने साल भर में इंटरेस्ट, सैलरी और प्रॉफिट से पार्टनरशिप फर्म से 7 लाख रुपीज़ अर्न किए थे, बट ड्राइंग्स 13 लाख का कर बैठा, ज़रूरत से ज़्यादा ड्राइंग्स कर बैठा, तो उसका बैलेंस नेगेटिव में चला गया। उसका मतलब अब फर्म को उससे लेना बाकी है, वो ज़्यादा ड्राइंग्स कर चुका है। कितना उसका नेगेटिव बैलेंस चला गया, 6,50,000। अब तो अल्टीमेटली तेरे बैलेंस शीट में अगर ठीक से गौर फरमाएगा तो तेरे को दिखेगा कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट 12 लाख दिख रहा है। मतलब फर्म बोल रही है कि वो मेरी 12 लाख की लाइबिलिटी और वही पर्सन मेरा 6,50,000 का असेट है। तो अगर नेट अमाउंट दिखेगा दोनों का डिफरेंस, तो लाइबिलिटी साइड में अगर तू 2 मिनट मैथमेटिकली डिफरेंस देखेगा तो लाइबिलिटी 12 लाख, असेट 6,50,000, तो नेट लाइबिलिटी है 5,50,000, जो इधर भी यही दिख रही थी 5,50,000। पर इस मेथड की सबसे गलत बात यह है कि इसमें अगर तूने ज़्यादा ड्राइंग्स कर ली है तो तेरे कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इस मेथड की अच्छी बात क्या है, दुनिया में तू कितना भी ड्राइंग्स कर ले तेरा कैपिटल अकाउंट इंटैक्ट रहेगा, तेरे ज़्यादा ड्राइंग्स का कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ता। समझता है क्या? सो दिस वॉज बेसिकली फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जो इस चैप्टर का या फर्स्ट ए पार्ट का आखिरी वाला डिस्कशन था। इसके ऊपर ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी है, सम्स भी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिक्टेट करके भी कुछ सम्स दिए थे, वो ज़रूर देखिएगा एक बार, अपने साइड से एक बार रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद हम अगले लेक्चर की तरफ, दैट इज फाइनल अकाउंट्स की तरफ बढ़ेंगे, उसका ध्यान आपको बाद में रखना है। इज दैट वेरी क्लियर? फाइन। सो आज मैं मेरा रिविजन यहीं पे ख़त्म करूँगा। मेक श्योर आप लोग अच्छे से पढ़ें, अपना ध्यान रखें, अपने आजू बाजू वाले जगह चीज़ों का ध्यान रखें। बी अ गुड सिटीजन, बी अ गुड इंडियन, बी अ गुड ह्यूमन। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आज के लिए यहीं पे रुकेंगे। गॉड इज़ ग्रेट।
बाय बाय।